Good evening all, and this is Jiten Shukla, Senior Physics Faculty from Resonance Kota Study Center, and today we are going to discuss JEE Mains Physics paper dated 26 and 5th to evening. So we'll see the question number 1. First question current electricity से है और इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों से पूछा गया है। फर्स्ट हमें एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 5 ओम है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। ज्यादातर रेजिस्टेंस इक्वल दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड अपना मेजर टारगेट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि वो कौन से दो पॉइंट्स हैं जहां पर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, और वन थिंग यू कीप इन माइंड, ऑल क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड, ए एंड बी। अब ए और बी हम लोगों ने देखा, अगर हाइपोथेटिकली एक बैटरी के बारे में सोचे तो जो इस दोनों पॉइंट के सबसे फार अवे पॉइंट से जनरली हम स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं रिडक्शन मेथड। तो आप देखोगे कि ये 5 और 5 दोनों सीरीज में है, इन दोनों का वैल्यू आपके पास 10 ओम बनेगा। अब अगर मैं इस रेजिस्टेंस को सिंगल रेजिस्टेंस मान लूं 10 ओम ऐड करने के बाद, तो ये आपको दूसरा दिखाई दे रहा है, और दोनों का एंड जो सीरीज और पैरेलल की अपनी डेफिनेशन है कि इस रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड इसका फर्स्ट, और इन दोनों का इक्विवेलेंट जो 10 ओम बन चुका है, अगर मैं ऐसे थोड़ी देर के लिए बना दूं, ये आपका 10 ओम बन गया इन दोनों के बाद, और यहां से जो दिखाई दे रहा है ये कितना है 10, तो ये भी 10 हो गया। अब ये दोनों पैरेलल हैं, और जब ये पैरेलल हैं तो बेसिक हमें पता है कि इफ टू रेजिस्टेंसेस आर पैरेलल देन वी कैन अप्लाई R1 into R2 डिवाइड बाई R1 plus R2, बिकॉज हेयर रेजिस्टेंस आर इक्वल, R1 equal R2, तो वी कैन राइट डायरेक्टली R/2। तो इससे हमारा थोड़ा टाइम बचेगा कि अगर इसमें ये R का वैल्यू 10 है, ये भी 10 है, तो अगर मैं R/2 के बारे में सोचूं तो 10 डिवाइड बाई 2 विल गेट 5 ओम। मतलब कहने का ये है कि इस पूरी ब्रांच, इतना पोर्शन का जो रेजिस्टेंस निकल कर आया वो अपने पास आया 5 ओम, तो ये वैल्यू हो गई 5 ओम। अब ये 5 ओम है, अब आप देखिए ये पूरा 5 है, यहां से ये 5 और ये 5 फिर से 10 हो जाएंगे। 10 होने के बाद यहां पर आपके पास 10 है, तो सेम सिचुएशन ये वाली आ गई। यानी अगर मैं यहां तक आ जाऊं, यानी इस पॉइंट तक ये, तो ये अपनी वैल्यू फिर से 5 ओम निकलेगी। फिर से एक बार देखते हैं, ये 5 ओम आया तो इसके साथ सीरीज में ये फिर से 5 है, 5 + 5, यानी सेम सिचुएशन अगेन एंड अगेन रिपीट होती जाएगी। 5 5 10, फिर से वही हुआ, इस यहां तक आएंगे तो फिर से 5 बनेगा। अब ये 5 और ये 5 10 हो गए, ये 10, लास्ट में आपके पास फिर वही सीरीज बन के आई कि इसका इक्विवेलेंट इस ब्रांच का, ये 5 दोनों मिलकर 10 हुए। ये अपने पास फिर से यहां देखिए, ये ए और बी के बीच में मुझे जानना था, यहां पर मैंने एक बैटरी अरेंज कर रखी थी। ये रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम है, ये भी रेजिस्टेंस 10 ओम है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। फिर से R/2 होगा, यानी आंसर आएगा 5 ओम। तो हम लोग इस बेस पे अपना सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। तो विल सी द क्वेश्चन नंबर 2। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में ये सेल्फ अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से लिया गया है, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी 2 कॉइल्स सीरीज में होती हैं, सपोज वी आर हैविंग 2 कॉइल्स, बोथ आर इन सीरीज, और दोनों में करंट कुछ फ्लो कर रहा है, मुझे इसमें इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस बताना है। लेट्स इसका L1 है और दूसरी वाली कॉइल का L2 है, तो L1 + L2 ±2M। अब ये प्लस माइनस क्या है, ±2M मीन सपोज करंट का कोई भी आइडिया हमारे पास नहीं है। हमारे पास 2 कॉइल्स हैं, L1 और L2, कंडीशन है कि दोनों आपस में सीरीज में हो, और इस सिचुएशन में हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी काउंट करें, तो अपने पास एक जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि L1 + L2 ± 2M।
अब यहाँ मेजर डाउट ये है कि जब हम ऑप्शन पे देख रहे हैं तो फॉर्मूला तो मुझे नजर आ रहा है कि हाँ ऐसा L1 भी है, L2 भी है, पर प्रॉब्लम ये है कि प्लस माइनस डिसाइड कैसे होगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर सपोज ये आपके पास कॉइल है और मैं एक ऐसे लेकर आ रहा हूं, ये करंट की डायरेक्शन है I, तो यहां भी करंट की डायरेक्शन होगी, ये भी करंट की डायरेक्शन होगी, ऐसा मैंने माना। तो आप देख रहे हैं करंट दोनों में ऐसे ही आ रही है। अगर इन दोनों कॉइल में यहां पे करंट दें तो ये भी I, ये भी I और ये भी I, ये भी I, ये भी I, ये भी I। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सीरीज में है और दोनों में करंट का जो सेंस ऑफ डायरेक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ करंट, आई एम टॉकिंग सेंस ऑफ डायरेक्शन, कैसा फील होगा। तो यहां पर देख रहे हो कि इधर से अगर कोई ऑब्जर्वर देखे तो इस करंट को लेफ्ट से राइट में जाता हुआ देखेगा, इसको भी लेफ्ट से राइट में जाता हुआ देखेगा। बट यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो इस कॉइल में करंट आपको दिख रही है लेफ्ट से राइट, बट नीचे वाली कॉइल में दिख रही है राइट से लेफ्ट। मींस जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है, जो हमें डायरेक्शन फील हो रही, वो दोनों कॉइल्स में अपोजिट हो रही है। तो अगर ऐसा केस बनता है तो विल टेक माइनस साइन हियर, और अगर दोनों का सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम आता है तो विल टेक पॉजिटिव साइन। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये आ रही है, यहाँ से जो करंट निकलेगी वो ये जाएगी, इधर से जाएगी, ये जाएगी और ये देखिए वापस आएगी। अब दोनों को देखो तो इसमें लेफ्ट से राइट है और इधर से राइट से लेफ्ट है, यानी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट है वो दोनों का अपोजिट है, तो मुझे लेना होगा माइनस साइन। तो यानी कॉइल आपकी सीरीज में भी है, पहली कंडीशन बिल्कुल है, दोनों के करंट का जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो माइनस साइन आएगा। ऐसा अपने पास कहां पर है? फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें प्लस है। सेकेंड ऑप्शन L1 L2 माइनस बिल्कुल सही है। फाइनल करने से पहले थोड़ा और देख लेते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट में L1 भी है, L2 भी है और प्लस भी है, यहां ये भी है, माइनस की जगह प्लस है, तो ये नहीं हो सकता। L1 प्लस L2 माइनस है बट 2 होना चाहिए, यहां नहीं है, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो चलो विल सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में, अब इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड लिया गया है ये अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है और इसमें बोला है कि कंसीडर ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L 1 मीटर रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो अपने पास वैल्यू है वो दिया है 3.9 10 टू पावर -5 अबाउट वन एंड इन वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ईस्ट वेस्ट direction with angular speed omega 5 radian per second, then potential difference between in both end of the rod will be। इस टाइप के क्वेश्चंस में अक्सर हमने देखा है कि जैसे अगर हम लोग जनरलाइज करें तो EMI वाले चैप्टर में फर्स्ट थिंग जो होती है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की, जो पीछे अभी हम लोग बात कर रहे थे, अब यहां पे बात कर रहे हैं इंड्यूस EMF की। तो अगर फ्लक्स होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस EMF होगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि अपने पास एक रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, ये मान लेता हूं कि यहां पे कोई रॉड है जो इस टाइप से रोटेट होने वाली है। अब अगर इस रॉड में, पूरी रॉड में लेंगे तो इसमें सबसे अच्छा होगा कि हम लोग क्या करें, एक छोटा सा एलिमेंट लें और यहां पर एक DX एलिमेंट जो हम लोग जनरली लेते हैं, और जो अपना पॉइंट है जिसके अबाउट हम रोटेट करा रहे उसको अगर मैं X मान लूं, तो ये जो छोटा सा पोर्शन है ये एक रॉड की तरह रोल प्ले करेगा। अब अगर ये इस तरफ से एक वेलोसिटी v लिख दी जाए, तो हम लोगों ने ऐसा साइन कन्वेक्शन अपना पता है कि ये राइट हैंड लेते हैं और फिंगर को मोशन के अलोंग, और जो पाम के परपेंडिकुलर है उसको फील्ड के अलोंग लेते हैं, पढ़ा ही होगा। तो यहां से राइट हैंड में इधर वाला एंड पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो जाता है, जिसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि VLB। ये एक सिंपल रिलेशन मान लीजिए अपने दिमाग में है, पर ये एक पार्टिकल के लिए या लेंथ यहां पे दी गई है। अब इसको यहां पे कैसे अप्लाई करूं? अपना जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि आपका जो ये ईस्ट है और यहां पर जो वेस्ट है, एक रॉड है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट कराई जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दी हुई है, यानी हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यहां पे लिखी हुई है, कहां पे गई,
हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और एंगुलर स्पीड दी है। इस पर आने से पहले यहाँ पर आते हैं, अगर ये चीज़ हम लोग एलिमेंट में जब अप्लाई करेंगे तो जो ये ई लिखा हुआ है एलिमेंट के लिए थोड़ा सा लेते हैं, ये बी है, अपना जो लेंथ है एलिमेंट का उसको dx लिख देते हैं, और जो v है जिसको हम लोग एंगुलर स्पीड में बदलें तो r ओमेगा कर सकते हैं, r जिसमें रेडियस है। अगर मैं इस एलिमेंट पे फोकस करूं इसको सेंटर मान के तो मुझे ये इतना छोटा दिखाई देगा, जिसकी जो x डिस्टेंस है जो मैंने यहाँ पर मानी है ये रेडियस का काम करेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा x ओमेगा। तो ये हो गया। अब इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन है कि b ओमेगा x dx, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जिसको इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे। बाद में मुझे तो पूरी रॉड का चाहिए तो इंटीग्रेट कर देते हैं। अपनी रॉड स्टार्ट होती है 0 से और फिनिश होती है L पर जाके। तो यहाँ पे जब आप लिमिट 0 से L लेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2L² आएगा, और ये भी फुल E चाहिए। तो यहाँ से एक रिजल्ट अपने पास आ जाएगा 1/2 मैग्नेटिक फील्ड B एंड L² ओमेगा। L क्यों, इंटीग्रेट करना पता ही है। अब इसमें बस इतना करना था आपको, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा था, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं था, तो आसान था। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास गिवन है 3.9 10⁵ और ओमेगा भी इसमें दिया हुआ है 5। ये सिंपल सी वैल्यू डालनी थी यहाँ पे, और अगर यही डेटा हम लोग यूज़ करें जो मेमोरी बेस्ड है तो अपना जो आंसर आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये फिर से एक क्वेश्चन है सिंपल सा। इसमें पूछा गया था कि फॉर्मूला ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा, तो इसको आपको लर्न ही करना पड़ता है। जनरली हम लोग इसको एनसीईआरटी के बेस पे देखते हैं, तो रो बी डी बाई ईटा होता है जो फ्लो को डिसाइड करता है। इसका नंबर 1000 2000 स्ट्रीमलाइन होगा, टर्बुलेंट होगा, उस बेस पे जाते हैं। इसमें रो होता है डेंसिटी। डेंसिटी जो लिक्विड फ्लो करेगा, जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसका डेंसिटी है। वी उसका फ्लो का स्पीड है, और कैपिटल डी होता है डायमीटर ऑफ द पाइप जहां पे वो फ्लो करेगा, एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो एक मेमोरेबल फॉर्मूला है जिसको लर्न ही करना होगा। तो इस बेस पर अगर हम देखें तो रो डेंसिटी है, यू स्पीड है, डी डायमीटर ऑफ पाइप है, एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट चॉइस। तो विल सी द क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने से पूछा गया है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा लगेगा कि मेरे को ऐसा याद रहता है U = ½ LI²। डायमेंशन फॉर्मूले में हमें ये मतलब नहीं होता है कि इसमें ये चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मेरे अपना जो मेन फोकस होता है कि विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर गोइंग टू यूज। तो मेन रीजन ये है। अब अगर थोड़ा सी एग्जाम में कंफ्यूजन कभी हो जाए तो सिंपली आप ऐसे भी सोच सकते हो कि कॉइल में जो फ्लक्स में चेंज होता है वो करंट में चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड वन थिंग वुड लाइक टू मेक इट क्लियर कि दिस इज चेंज इन करंट। मैंने जनरली आई लिखा है, अगर आप करंट में चेंज करोगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा। तो यहाँ से ऐसा कुछ पढ़ते हैं LI, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसी टाइप से सेकेंड कॉइल के फ्लक्स में जो चेंज होता है वो प्राइमरी कॉइल के करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर इसको बताने का मतलब कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ हम अपने डायमेंशन को क्लियर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मतलब ये हमें पता होता है। सिर्फ इसके बाद जब हम इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है MI1 और φ2। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ माइनस साइन भी आते हैं डायरेक्शन को लेके, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू डिस्कस व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। द पर्पज इज वी आर गोइंग टू फोकस ओनली फिजिकल क्वांटिटीज। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भी फ्लक्स है और ये भी करंट है, यहाँ ये भी फ्लक्स है और ये भी करंट है, यानी सेम टाइम फिजिकल क्वांटिटी वी आर गोइंग टू यूज। तो मेरा पर्पज ये है कि जो डायमेंशन L का होगा वही डायमेंशन म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी होगा। इससे अपना टाइम बचा सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, थोड़ा आराम से मैं रिपीट कर देता हूं कि इनकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उसमें फ्लक्स एंड करंट एंड बोथ आर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट। तो दोनों का जब यूनिट सेम है तो यहां से मैं लिख सकता हूं L, तो ये होगा 2U/I²।
जिसमें वी आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट टू, वी आर इंटरेस्टेड ओनली एंड ओनली एनर्जी, एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी mL2T-2, करेंट यानी एम्पियर 2. तो व्हेन यू विल सॉल्व mL स्क्वायर T-2 A-2 यू विल गेट दिस वैल्यू. तो लेट्स चेक. तो ये जो अपनी वैल्यू आई है वो ऑप्शन नंबर 2 से मैच करेगी. अब ठीक है, तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 पर. अब ये 6 का जो क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है ये एक्चुअली मैग्नेट से लिया गया है, मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट से. इसमें बोला गया था कि 2 पैरेलल वायर है, वन ऑफ लेंथ इज 1 मीटर. साथ में बनाते चलते हैं. एक वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है. अदर इज इनफाइनाइट. इंपॉर्टेंट थिंग है, इनफाइनाइट है, लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. तो ये जो इससे इनफाइनाइट वाला वायर है, सपोज ये मेरा इनफाइनाइट वायर है और इससे ये 2 मीटर डिस्टेंस पर है. ठीक है. इफ द करेंट फ्लोइंग इन ईच वायर इज 5 एम्पियर, अगर दोनों में करंट का वैल्यू 5 एम्पियर हो. अब यहाँ पर बच्चों से जो उन्होंने बताया उसके बेस पे ये नहीं वो बता पाए कि करंट सेम है या अपोजिट, वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे. सपोज मैंने 5 एम्पियर करंट दोनों के बीच में ऐसे ले लिया, डायरेक्शन दोनों को ऊपर मान लिया. तो फोर्स अगर निकालना है तो मैं अगर ये मान लूं कि मेरा ये वायर नंबर 1 है और ये वायर नंबर 2 है और मुझे इस पर फोर्स निकालना है, तो फोर्स का एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि अगर यहां पे मुझे दिख रहा है कि ये वायर जो 1 है वो 2 की फील्ड में है और जो 2 वायर है वो 1 की फील्ड में है, और फोर्स की कैलकुलेशन में हमें अपनी बॉडी का, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग करते हैं कि जिस पार्टिकल पर मुझे फोर्स निकालना होता है उसका चार्ज नहीं लेते, वो जिस फील्ड में रखा है उसकी फील्ड लेते हैं. यानी हम अपने आप को अपनी पिटाई खुद नहीं करते जनरली. तो सेम चीज वही है. अब इसमें मुझे एग्जाम में ये भी सोचना होगा कि कहां पर फील्ड निकालना आसान होगा. तो इजी ये है कि यहां अगर मैं इसकी फील्ड इस वायर पर निकालूं तो मुझे ये फाइनाइट वायर दिख रहा है जिसमें अल्फा बीटा निकालने में थोड़ी मुश्किल आने वाली है. लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट को लूं तो सिंपली होगा. तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, वायर नंबर 2 का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं. कहां पर निकाल रहा हूं, 1 वायर पर. मैं एक बार बोल देता हूं कि जो 1 वायर है वो 2 की फील्ड में, ये क्लियर है. अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड को 1 वायर के पॉइंट पर यानी इस वायर से 2 मीटर डिस्टेंस पर मैं फील्ड निकाल रहा हूं. तो फॉर्मूला हमें पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी, और डी मतलब परपेंडिकुलर सेपरेशन जो होता है वो 2 हो गया. फिर हम लोग पढ़ते थे साइन अल्फा यानी 90, साइन बीटा 90, और ये हम सबको पता है कि अगर मैं इस पॉइंट पर आ जाऊं, क्योंकि मुझे ये ज्वाइन करना है, तो इस वायर को मैं कहां ज्वाइन करा पाऊंगा, इनफाइनाइट पर, दोनों साइड. ये हम लोगों ने थ्योरी में किया हुआ है. तो ये 90 होगा. यहां से साइन 90 2 आएंगे तो 2 से 2 कैंसिल. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वी कैन राइट डायरेक्टली 10 टू पावर 7. आई का वैल्यू अपने पास कितना है, 5 एम्पियर, तो यहां 5 लिख लेते हैं. ये हो गई फील्ड 2. अब मुझे फोर्स जो निकालना है वो फोर्स मुझे चाहिए 1 वायर पर ड्यू टू 2. फॉर्मूला हम लोग पढ़े I/B/L साइन थीटा. अब आई किस वायर पर आप निकाल रहे हो, इधर, यानी चार्ज इसका लेंगे. अब यहां चार्ज तो नहीं है, यहां पे करंट है, तो करंट किसका, 1 का. बाय द वे करंट दोनों में सेम है, तो यहां भी करंट किसका लेना है, 1 का. फील्ड किसका लेना है, 2 का. लेंथ किसका लेना है, 1 का. यहां पे थोड़ी सी हम लोग ध्यान रखते हैं कि जिस पर फोर्स निकालना है उसका करंट, उसकी लेंथ, बट फील्ड किसी और की, क्योंकि फॉर्मूले में जो ये फील्ड है ये एक्सटर्नल है. I1 का वैल्यू 5, B2 का वैल्यू अपने पास ये है 5 इंटू 10 टू दी पावर -7. अब ये लेंथ इस वायर का कितना है, 1, तो ये 1. अब ये थीटा यहाँ पे दोनों पैरेलल रखे थे तो 90 होगा यानी 1. अब देखिए ये करंट ऊपर है नीचे है, अभी हमें जरूरत नहीं पड़ रही. अगर ये पूछता कि रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे तो हमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती, और एग्जाम में जितना पूछा जाए उतना ही करना चाहिए. तो 25 इंटू 10 टू दी पावर -7 को अगर मैं 6 करूं तो यहां पॉइंट आएगा.
तो यानी अपना आंसर 2.5 माइक्रो समथिंग कुछ आएगा। तो ये देखिए कहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये अपना फर्स्ट होगा। नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 7। अब चलिए 7 में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली आता भी रहता है, और देखिए फिर से आ गया। इसकी जितनी बार आए, ये कुछ ऐसे गेस्ट भी होते हैं जिनको बार बार मना करने पर वो आते ही रहते हैं। तो सेम चीज इस क्वेश्चन की है, बहुत पूछा जाता है। रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। इसके आंसर पे जाने के लिए एग्जाम में वैसे तो फॉर्मूले ही याद होने चाहिए, बट अब तो हो गया, तो इधर देखते हैं। अपने को सबसे पहले दिखाई दे रही है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हम लोग करें तो फॉर्मूला अपने पास होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो आई है, अगर मुझे बॉडी का शेप नहीं पता कि वो स्फीयर है या कौन है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तो हम लोग इसमें रेडियस ऑफ जायरेशन का यूज करते हैं एम के स्क्वायर, और ओमेगा को लिख सकते हैं वी बाई आर का स्क्वायर। आगे भी हेल्प करेगा, अभी एडवांस भी आएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, और यहां पर मैंने इसको लिखा के स्क्वायर आर स्क्वायर। सो दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन जनरल, ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरा इसमें एक पार्ट और था, टोटल। टोटल मतलब रोलिंग भी हो, सब कुछ ट्रांसलेशन भी हो। तो अगर मैं टोटल पर जाऊं तो दिस इज ट्रांसलेटरी एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए हाफ एम बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूं तो मुझे पता है कि जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है उसका वैल्यू ये है। इसमें से हाफ एम बी स्क्वायर तो मेरा कॉमन चला गया, तो यहां से बचा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये अपनी जनरल स्टडी हो गई, हम लोगों ने इसको जनरलाइज किया फॉर फ्यूचर, और यहां तो भी अप्लाई करेंगे ही। रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल, आर फॉर रोटेशन एंड टी फॉर टोटल हमने यूज किया है। रोटेशनल की वैल्यू अपने पास आई है हाफ एम बी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हो यहां भी हाफ एम बी स्क्वायर है, यहां भी हाफ एम बी स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब ये एक सिंपल सा एक रिलेशन है। इसके बाद क्या है कि जब हम मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम नहीं था तो मैंने बोला था एम के स्क्वायर, कोई इसको बोलता है रेडियस ऑफ जायरेशन, कोई बोलता है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो वो इट्स ओके, एम के स्क्वायर। अब यहां पर जो अपना फॉर्मूला है, क्या चाहिए मुझे, यहां लिखा हुआ है सॉलिड एंड स्फीयर। अब ये फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, 2/5 एम आर स्क्वायर। अगर दोनों को कंपेयर करें तो इजिली आप देख सकते हो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी आने वाली है, 2/5। अब जनरली से हमने क्या देखा, एक तो मुझे ये रिलेशन याद होना चाहिए ऐसा, सेकेंड ये जो एम के स्क्वायर से कंपेयर करते हैं तो इजिली मालूम होगा कि के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू वही होगी जो एम आर स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा। तो आगे से अब देखिए इस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर था उसका सोल्यूशन कितना है, बस इतना सा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अपने पास जो सोल्यूशन है वो सिर्फ इतना यूज करना है कि के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू भाई 2/5 है, लिख दी, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 2/5 है। इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/5 इंटू 5 ऊपर आ जाएंगे, यहां से मिलेगा 7, 5 कैंसिल, तो अपना ऑप्शन ये। अब इस डिस्कशन का जो बेसिक पर्पस है उससे क्या फायदा हुआ कि अगर आने वाले टाइम में यहाँ पे डिस्क, यहाँ पे हॉलो स्फीयर, यानी जितनी बॉडीज हैं 6 जनरली जिनका हम यूज करते हैं, अगर वो रोल करा दी जाए तो मुझे उसका सिर्फ क्या निकालना होगा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर हॉलो स्फीयर होता तो 2/3 एम आर स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू ये होता, ये अपना फॉर्मूला होता और ये आंसर होता। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। अब एक अपने पास ये है कि ये यम वेव से क्वेश्चन है जो हर साल आ ही जाता है लगभग। अरेंज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू इंक्रीज ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। देखो इसको करने के वैसे कई तरीके हैं, कुछ ऐसा फंडा लगाया करो जो चीजें हमें जनरली याद रहती हैं। जैसे सबसे पहले मुझे ये पता है कि अगर
मैं एनर्जी की बात करूं तो ये होता है hc/λ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखते हैं कि ये फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है, hc अपना कांस्टेंट है, तो यहाँ से एक जनरल रिलेशन होता है 1/λ। इफ लैम्डा विल डिक्रीज देन एनर्जी विल इंक्रीज। ये सिंपल है। अब इससे क्या होता है कि जनरली अगर फोटोन की एनर्जी के साथ कंपेयर करें, जो कि जनरली बच्चों को याद रह जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, तो उन्हें ये पता होता है कि जो गामा है, गामा का एनर्जी एक्सरे एनर्जी और इसमें ये एनर्जी अगले, यानी गामा फिर एक्सरे और फिर विजिबल रीजन, और उससे बाद माइक्रो। ये एनर्जी केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, फिजिक्स में जनरली हम पढ़ते रहते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर फोटोन से कंपेयर करें तो गामा रेज, उससे कम एक्स रेज, फिर विजिबल, फिर माइक्रो। तो ये हमें क्वेश्चन को आसान कर देगा कि जब एनर्जी बढ़ती है तो वेवलेंथ घटती है। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है। तो जहां एनर्जी का ये साइन है, इसको ठीक उल्टा करके सोचिए, गामा लेस, यहाँ देखिए गामा रेस नहीं, तो ऐसे सारे ऑप्शंस मिलाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे फिट आएगा। अपोजिट जा रहा है, ये जा रहा है, बिल्कुल ऑर्डर भी वही है, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी वेवलेंथ उसकी कम होगी, तो ये ऑर्डर अपने पास सेट हो जाएगा। तो विल सी द क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 नंबर, अब इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, बड़ा देख के ही मजा आ गया होगा। अब इसमें पूछा था कि फाइंड चार्ज ऑन 15 माइक्रो फैराड कैपेसिटर, इस पे चार्ज बताइए। सबसे पहले आपकी नजर पड़ी होगी कि यार ये तो सीरीज में, ऑल आर इन सीरीज, तो जो भी चार्ज होगा यहां से जो भी बैटरी रिलीज करेगी सभी को इक्वल मिलने वाला है। तो चार्ज निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आपने बहुत जल्दी से किया होगा, 1/10, 1/15 और 1/20। तो इसमें सिंपली एलसीएम आ गया होगा 60। तो यहाँ से 6, यहाँ से 4, यहाँ से 3, तो ये 13/16 यानी 13/60। तो अपने पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई वो 60/13। आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो इसलिए पूरा ध्यान रखा गया इसमें, जैसे बच्चों ने मुझे बताया, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है कि सी का वैल्यू आ रहा है 60/13 और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 13। देखिए कितना हेल्प किया हुआ है, 13 कैंसिल हो गए, 16 माइक्रो कूलम, 60 सॉरी। अब ये 60 तो सबको मिलने वाला है, सब खुश हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन 1 हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आ जाओ भाई। 10 में क्या है? एक लाइट सोर्स है, इस प्रेजेंट डेप्थ √7, दिस वन, फ्रॉम वाटर सरफेस इन ए पॉन्ड, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिस, कैलकुलेट मैक्सिमम एरिया ऑफ वाटर सरफेस फ्रॉम वॉचिंग सॉरी विच लाइट रेज विल कम आउट इन एयर। सबसे पहले मुझे देखना है कि ये जो क्वेश्चन अपना है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बातें कर रहा है, मतलब ये क्रिटिकल एंगल बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोग उसमें ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। वहां पे देखो, अगर एक कोई भी, थोड़ा सा फिर बात करेंगे, ये अपना सरफेस है, यहां पे कोई बल्ब है, ठीक। अगर मैं दो ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं समझाने के लिए कि यहां से एक रे ऐसे जा रही है और यहां से एक रे जा रही है। अब ये दोनों रे जाने के बाद ये वाला जो एंगल है, अगर इस रे को डायरेक्ट ऐसे निकाला जाए तो ये एंगल कितना हुआ 90। ये एंगल मैं जबरदस्ती मान रहा हूं 90। अब सुनो, अगर मैं इस एंगल को 90 मानता हूं तो फिर ये मेरा क्रिटिकल एंगल होगा C, ये भी मेरा क्रिटिकल एंगल होगा C, और यहां से मैं एक लाइन खींच देता हूं ऐसे पूरा। पर्पस क्या है कि इस एंगल के बाद अगर इंसिडेंस एंगल बढ़ा तो ये रे इस मीडियम में वापस आ जाएगी, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, TIR होगा। लेकिन अगर रे दूसरे मीडियम पे जाने से नॉर्मल से 90 एंगल बनाती है, कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड, तो इस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। मेरा पर्पस ये था। अब ये जो लाइट है ये इधर चली गई, कोई भी लाइट का पोर्शन बाहर नहीं निकलेगा इस पॉइंट के बाद। लाइट यानी यहां तक तो लाइट बाहर जाने के चांसेस हैं, ये ऐसे ही, पर इसके बाद ये डार्क साइड शुरू हो गया, इसके इधर डार्क
इसके इधर डार्क, क्यों? क्योंकि इसके बाद अब अगर एंगल बढ़ा तो ये वापस आ जाएगी। तो ये जो पैच है ये शाइनिंग क्रिएट करता है और इसका एरिया हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एरिया निकालने के लिए अपनी जो जरूरत है वो है रेडियस। तो रेडियस के लिए करेंगे क्या? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि मैंने क्रिटिकल एंगल का साइन सी 1/d एंड r यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर पड़ा हुआ है। अपने पास क्वेश्चन में दिया है 4/3, तो सिंपली आपको पता चल गया साइन सी का जो वैल्यू है वो 4/3 यानी 3/4 है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई कि ये अगर c है तो ये भी c होगा। अब ये साइन सी की वैल्यू मुझे 3/4 दिख रही है। जनरली मैं इसको देख के इसको 3 और इसको 4 ऐसे ही लिख देता हूं। वैसे जनरली जब तक मुझे हाइट पता नहीं होगी ये मैं नहीं कर सकता, पर इस क्वेश्चन का डेटा जो बच्चों ने बोला ये √7 है, तो मैं अगर इसको ऐसे देखूं ये √7 दिया है। अगर ये √7 दिया है तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ पे पाइथागोरस भी लगा के देखूं तो और इस वैल्यू को निकालना चाहूं हाइट को, तो अपने पास जो हाइपोटेनियस आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और रूट, तो यहाँ देख रहे हैं 16 और 9, तो ये बेसिकली √7 ही आ रहा है। अगर मैं यहीं पर इसको कंप्लीट कर दूं तो √7 इस बात की गारंटी दे रहा है कि आप इसकी रेडियस को 3 ले सकते हो। तो अगर ये रेडियस में 3 ले सकता हूं तो ये एक सर्कल बनेगा पैच, तो इसका फिर एरिया कितना होना चाहिए? तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr², रेडियस है 3, तो आंसर होगा 9π², यानी ऑप्शन नंबर 3।